गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो दो न्यूज़ है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, देश देशांतर के अंदर न्यू होप के बारे में बात की गई है, हालांकि रिपीटेड पॉइंट ही है लेकिन फिर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात की गई है टेक्नोलॉजी इन अर्बनाइजेशन के बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, असल में एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने देखा तो वहाँ पे छोटी सी चीज़ दिखी, बस एक रिकॉलिंग है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो मतलब फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है जो फॉरेनर्स को भी मिलता है। आर्टिकल 14, 20 के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, 21, 22, ये चार आर्टिकल कॉमन है, एक रिवीजन के तौर पे मैंने डाल दिया इसे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। पहला सवाल तो यही बनता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बनता है? एकदम याद होना चाहिए, एकदम फर्राटे के साथ। 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस, मनीला। दो तीन बातें। और यहाँ पर क्या हुआ है, $231 मिलियन लोन आर्गूमेंट दिया गया है किसको? असम को। यहाँ पे मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो था डिस्कस कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। उपराष्ट्रपति ने कुछ बातें कही हैं। नया संकल्प, नए साल के आगमन पर बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने व्यक्तिगत और सामूहिक इंडिविजुअल और कलेक्टिव साल के अनुभवों को सबक लेने की ज़रूरत बताई है। एक लेख के ज़रिए उन्होंने कहा है, कोरोना वायरस से बचने के लिए पिछले 10 महीनों में मास्क के साथ ज़िंदगी बिताई। वही जो कल हमने बातें की थी। इसने जीवन के उद्देश्य और अर्थ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जीवन का प्रवाह कुछ सबसे यादगार क्षण के लोगों के साथ जुड़ाव पिछले वर्ष हमने अपना ज़्यादातर समय अपने नाक मुंह ढककर दूसरों से दूर रहकर बिताया। और ऐसे में अहम सवाल उन्होंने किया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना और कुछ कार्य करना ही है। पहले तक क्या कार्य ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य और प्रसन्नता का स्रोत है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हम खुद से बात करने और पिछले कई महीनों के अनुभव के आधार पर जीवन के उद्देश्य का अर्थ को परिभाषित करने की कोशिश की। ये बातें उसके अंदर कहाँ है? व्यक्तिगत रूप से हो चाहे सामूहिक रूप से हो। 130 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में है। स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर या हाइजीन का लेवल जो है हमारे देश में है सही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको धीरे धीरे सही किया। ये जितने भी पॉइंट्स अभी बातें की, इसको आप फ्लो बना सकते हो इससे वगैरह का। भारत ने इन चैलेंजेस का बहुत ही अच्छी तरह से सामना किया है। जनता कर्फ्यू से शुरुआत हुआ, कंसेंसस बढ़ा, ये सारी बातें बढ़ती गई। पीएम आवास योजना जो है 112 दिन में बनता था, ये लॉकडाउन के बाद में 50 दिन में बनने लगा। एमएसएमई सेक्टर को इंसेंटिव दे रही है सरकार भी जनता के साथ चल रही है। सामूहिक तरह से लड़ा हमने। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, दो लाइन है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, मतलब हमारी सरकार की उत्तरदायित्व और जनता की उत्तरदायित्व, हमारी जनता या समाज का, तो उन्होंने बहुत बखूबी निभाया है। पीपुल एंड नेशन के बीच संबंध बढ़ा है, एक दूसरे के बिना नहीं रहा जा सकता है। जो वसुंधैव कुटुंबकम का नारा है कहीं ना कहीं सही जा रहा है। विदेश से वापस लाने की बात हो, गवर्नमेंट की तो बड़ाई करनी ही हमें। राशन देने वाली बात हो, जो लेबर्स वगैरह थे। न्यू स्काई हमने देखा, वही कल वाली बातें। चिड़ियों की चहचहाना हमने सुना। प्रदूषण बहुत कम देखा। लॉकडाउन में रिलेशनशिप, जो घर में बैठे थे लोग, माँ बेटा, पिताजी बहन भाई, या फिर और भी जो पति पत्नी का रिश्ता, सब ने एक दूसरे को, जो भागा दौड़ी की ज़िंदगी थी, सब ने समझा। हालांकि इन समय में, हालांकि मेरे न्यूज़ तो कोई देखता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके भी अपनाए, गलत बातें भी हुई, बहुत सारी चीज़ें। पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों होता ही है, लेकिन अच्छे अब अभी देखोगे रिजल्ट आएगा यूपीएससी का, आप ही के यूपीएससी का। तो लॉकडाउन में किस तरह से कितनों ने कैसे स्टडी किया है, वो सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। एक नया डायमेंशन आएगा कि मुझे ये परेशानी हुई, मुझे वो परेशानी हुई। लेट अस उसे लिव इट, उसको छोड़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। बिहार में चुनाव हुआ, हमें स्किल का पता चला। गवर्नमेंट ने स्किल के अनुसार मैपिंग करना शुरू किया, किसको क्या स्किल है, उसके अनुसार उसको वहीं पर जॉब मिले। फिर लोग, वैक्सीन आएगा अब, उसके बाद लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। रिवाइव होगा, रीबिल्ट होगा, रीस्ट्रक्चर होगा, ग्रोथ होगा। उसके बाद जो है साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, ये सब बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज 6 शहर के आसपास यूपी एमपी में समेत 6 शहर में प्रोजेक्टों की आधारशिला रखी गई है। अब यहाँ पर क्या है
कि 1000 आवास का निर्माण किया जाएगा। 1000 यहाँ पर देखो आवास का निर्माण होगा। इसके तहत प्रगति के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। अर्बनाइजेशन के लिए देश का जीडीपी का 2/3 लोग शहर में रहता है। टेक्नोलॉजी के बिना यह नहीं हो सकता। योजनाबद्ध तरीके से इसको लेके जाना होगा। 18 से 19% स्लम हैं जो इनको घर तक पहुंचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साफ़ हवा कैसे मिले, साफ़ वाटर कैसे मिले, या फिर बच्चे स्कूल समय पर कैसे पहुँचे, सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटर करके इसको किया जा सकता है। रिसाइकल जो वेस्ट वगैरह मटेरियल है कैसे रिसाइकल किया जाए। आबादी बढ़ती जा रही है। ड्रेनेज सिस्टम हमारा किस तरह का हो, कैसे बने। स्मार्ट सिटीज़ के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का किस तरह इस्तेमाल हो। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो। व्हीकल ट्रांसपोर्ट का किस तरह से इस्तेमाल हो। डाटा एक ऑयल की तरह है, नया ऑयल की तरह देखा जा रहा है। एआई का इसके साथ कैसे प्रयोग किया जाए। नई टेक्नोलॉजी के लिए मैन पावर चाहिए। नई टेक्नोलॉजी आएगी तो मैन पावर भी चाहिए। मैन पावर को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। प्लानिंग करनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी, माइंडसेट चेंज करना होगा। लास्ट में सजेशंस के अंदर लिख सकते हो, देश का 30% जनता जो है सो शहर में रहती है और 2030 तक जो है सो ये 40% होने की संभावना है। और इनका जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान है। पलायन को किस तरह से रोका जाए, ताकि लॉकडाउन में जिस तरह से हमने देखा तो उससे कैसे रोका जाए और अर्बनाइजेशन को भी और टेक्नोलॉजी की सहायता से और आगे बढ़ाया जाए। ये सारी बातें हमने देखा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।